जैन साथियों, सभी का स्वागत है और आज हम लोग फिर से बात करते हैं भारतीय संविधान की सीरीज में। सीरीज आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये केवल आप सभी के लिए तैयार किया गया ताकि आप इन प्रश्नों के पढ़ने के बाद आपके आने वाली परीक्षाओं में हम बेहतर स्कोर कर सकें। जो आज का टॉपिक है भारतीय जो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण होने की प्रक्रिया तक उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज है, क्योंकि अभी की बार नौकरी हमार की सीरीज में हम एक एक करके बढ़ेंगे और आप लोग हर प्रश्न के साथ अपने कॉपी में एक नोट लिखते चलेगा, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे इस सीरीज के साथ साथ आपकी नोट्स भी बनकर खुद से तैयार हो जाए, ताकि परीक्षा के समय जो मैराथन क्लास की जगह कम समय में आप अपने से खुद के लिए एक बेहतर तैयारी कर सके। तो आप सभी के साथ मिलकर हम एक शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सामान्य अध्ययन की सीरीज में, जीएस जीके की सीरीज में भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। पहला सवाल आप सभी के डिस्प्ले पर आप सभी को दिख रहा होगा। जी हां, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को सम्मिलित करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए, चलिए फटाफट कमेंट करके। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1862, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ध्यान रहे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है। लेकिन अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय परिषद एक्ट 1861, अर्थात इस सवाल का जो जवाब होगा वो ए सही है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, आप सभी के जवाब सही हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधि देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों को नींव पड़ी थी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण में कार्य में अंशतः भाग लेने का भी अवसर मिला था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर है, कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन शुद्ध हुआ, सबसे छोटे समय के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित महत्वपूर्ण है। समय से आप लोग सब लोग क्लास में जुड़िएगा और कोशिश करिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने का। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात करें सबसे कम समय के लिए, अल्प समय के लिए ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम था, क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मेरा सवाल आपसे है, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट ही क्यों पड़ा। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये 1784 में शुरू होता है और फिर 1786 में 2 साल के बाद एक संशोधन एक्ट आता है, फिर उसके बाद 1793 का, फिर 1793 चार्टर एक्ट आ गए, चार्टर एक्ट आ गए थे। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सबसे अल्प समय के लिए पिट्स इंडिया एक्ट रहा। मेरा सवाल पुनः सभी से है, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट कैसे और किस आधार पर पड़ा। हम बढ़ते हैं इसके एक और सवाल की तरफ, हम एक और प्रश्न की तरफ। यह निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपके सामने, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये नई सीरीज है आप सभी के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज है, पॉलिटी की सीरीज है और भारतीय संविधान की सीरीज है। इसे अलग अलग जगह जाना जाता है। यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919। जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ध्यान रहे कि 1919 को और किस नामों से जाना जाता है। तो एक प्रश्न मैं यहां पे बताऊंगा कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे हम मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। इसे जानते हैं हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, और 1919 को किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसे 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। मानिए 1909 में
पार्लियामेंटो सुधार, भारत 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ध्यान दीजिएगा, यह मैं बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, निर्वाचन मंडल। लेकिन आगे चलकर जब हम 1919 की तरफ बढ़ते हैं, भारत शासन परिषद अधिनियम जो 1919 की तरफ जब बढ़ते हैं, तब यहां पर इसमें सिक्कों पर भी सम्मिलित कर लिया, किसको, सिक्कों को भी सम्मिलित कर लिया गया, या सिक्कों को भी विस्तारित कर दिया गया। इसलिए यहां पर इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, वे ब्रिटिश संस्था के द्वारा नामित थे, वे गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित थे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अंदाज इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। भाई सिलेक्शन लेना है आपको भी, सरकारी नौकरी करनी है, तो जवाब दीजिए। ये आपके सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। अभी कोशिश करेंगे कि डे 2 से अगले दिन से कह सकते हैं और बेहतर चीज हम लेकर आए। जी हाँ, प्रश्न बैंक का जो मसाला होगा वो यहां से सीधा सीधा परीक्षा में सवाल आएंगे, और हम कोशिश करेंगे इन प्रश्नों के साथ साथ आपको इसकी विस्तृत व्याख्या भी बताते चले, ताकि यहां से आपके नोट्स भी बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि प्रश्न के उत्तर तो सभी बताते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आप सभी के लिए कि हम इसके साथ साथ चलिए, यहां पे देखिए एक लिंक दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़ जाइएगा सभी लोग। यहां पर अगर हम बात करें तो एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पे ध्यान देंगे कि विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, वो है आपका सी। मतलब सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका मतलब क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, प्लीज लाइक एंड शेयर एवरीवन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ये बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है, और इसकी थियरी की सीरीज आपको लेनी दुर्गेश ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, सभी नागरिकों के कानून समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उसका कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। माने भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है। राज्य प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है, आदर करता है। इसलिए हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे ईद की भी छुट्टी होती है, दिवाली की भी छुट्टी होती है, होली की भी छुट्टी होती है, और हमने देखा है, आपने भी देखा है, गुरु नानक जयंती पर भी छुट्टी होती है। माने हम अनेकता में एकता का परिचय देते हैं, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल भी है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे आप देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। प्रतिदिन इसी समय आप लोगों को क्लास में लाइव आया करिए। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्ष पद्धति से शासन करने वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, जवाब सभी के आने चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जवाब देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। क्या हमारे यहां आपने देखा होगा, ठीक है, आप सभी ने भी देखा होगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का हमारे क्या होता है, एक निश्चित कार्यकाल के बाद, अर्थात हम कहें तो 5 वर्ष, भारत का जो राज्य का राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, इस मतलब हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, जिन्हें हम राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते, इनका निर्वाचन होता है। क्या होता है निर्वाचन, एक टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर राष्ट्रपति, तब वहां पे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
चलिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और ब्रिटेन की बात करें तो वंशानुगत है। ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? सभी साथियों को जवाब होना चाहिए। देखिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार, कब कैबिनेट मिशन की सिफारिश, मतलब जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 के जो भारतीय संविधान के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। किसने? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, इसके लिए संविधान सभा के लिए चुना जाना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता से नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल देखा जाए तो 292 सदस्य, जो 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से, 292 सदस्य विधानसभा के माध्यम से आते हैं, निर्वाचित होते हैं। 93 भारतीय रियासत, जो भारतीय रियासत थी, भारतीय रियासत के प्रतिनिधित्व किया। और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों, 4 मुख्य जो 4 थे मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार 3 2 5 4 9 और 9 9 18 2 1 3 389। इस प्रकार जो कुल सदस्य संख्या थी वो कितनी हो गई? 389, माने 389। तो यहां पर हमने देखा कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार 1946 में, जुलाई 1946 में निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिनमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। क्या आप लोग को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला है वेवेल योजना। वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, उपयुक्त सभी लोग जवाब देंगे। वेवेल योजना, चलिए आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो वेवेल योजना, इसके बारे में हम लोग को पहले पढ़ लेते हैं। वेवेल क्या था? देखिए, 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य उस समय के भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल शिमला, जो लॉर्ड वेवेल थे, इन्हें शिमला में एक सम्मेलन में बुलाया गया। वायसराय काउंसिल के भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेद के कारण वेवेल योजना असफल हो जाती है। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेद होता है, जिसके कारण वेवेल योजना असफल होती है। वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता, यहीं पे क्या होती है? सम्मेलन विफल हो जाता है। सम्मेलन विफल हो जाता है। कब? 14 जुलाई को हो जाता है 1945 में, जो विफल हो जाता है। फिर उसके बाद इसकी घोषणा की जाती है। माने यहाँ पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति का न बन पाना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ गया? जी हाँ, यहाँ पर उपयुक्त सभी टिप्पणियां सही नहीं है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। यहाँ पर बी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी टिप्पणियां नहीं होगा। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आप लोग देखिए, जैसे जैसे मैं बोलता चलूंगा आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, आपके साथ में एक बेहतरीन नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रश्न को देख रहे हैं, वे जवाब जरूर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा। तो सभी साथी लोग जवाब देंगे। देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर सबसे पहले कौन देता है। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा।
देखिए यहां पर हम बात करेंगे जो साम्यवादी दल है, जो साम्यवादी दल है यह क्या करता है, यह भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानता। वे इसे कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरण मानते थे, लेकिन वे संविधान निर्माण में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग। साम्यवादी ये मानते थे कि स्वतंत्र नहीं हुई, ये मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरण हो, ये भी थे। लेकिन हिंदू महासभा यह भारतीय संविधान के निर्माण में नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी माने जो गलत है वही आपका सही होगा। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी तथा छोटे छोटे समूह व स्वतंत्र 15 सदस्य थे। अगर इसकी बात करें तो यहां पर ये 15 सदस्य थे। मुस्लिम लीग से कितने थे? 73 थे। मुस्लिम लीग से अगर देखा जाए तो कुल कितने सदस्य थे? मुस्लिम लीग से 73 थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 208 सदस्य थे। कितने थे? 208 सदस्य शामिल थे। परंतु हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था, इसलिए जो गलत है वही आपका यहां पर सही है। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। और इसकी थ्योरी की सीरीज भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करके आप देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट थ्योरी आपकी परीक्षा के सिलेबस के आधार पर मिल जाएगी। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे कि भाई जिस देश में रहते हैं उस देश का संवैधानिक नाम तो आप सभी को पता होगा, उस सभी को आपको विदित होगा। आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। जितने लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है? देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 1 और उपखंड 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, माने भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। माने जिस संघ में रहते हैं इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इंडिया दैट इज भारत। अगर यहां पर ये पूरा नहीं दिया हो गया तो हम केवल भारत कहते हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। तो यहां पर यह बात बहुत ही जानने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहां पर इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता? ए होता। ठीक, हम चलते हैं अगले सवाल। इंडिया दैट इज भारत, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाते हैं? हम भारत लगाते हैं। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कमेंट करिएगा। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री में से इन सभी के बारे में बताइएगा उस समय कौन कौन क्या क्या था। जी हाँ, अगर यहाँ पे बात करें तो पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह रखा कि भारतीय संविधान मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरूबारी मुकदमा, गोलखनाथ मुकदमा, यशवानंद भारती मुकदमा। वैसे संविधान की थ्योरी में सभी के बारे में पढ़ाया गया है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेरूबारी का मामला। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? जी हाँ, राष्ट्रगान में 5 पद होते हैं। हम प्रथम पद को गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। इसके गायन का समय 52 सेकंड है, लेकिन शॉर्ट में राष्ट्रगान को 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1950। क्या होगा? 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। इसका पहली बार गायन अगर देखा जाए, पहली बार गायन जब हुआ था वो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपके साथ। किसी को मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। राष्ट्रगीत का गायन का समय क्या है? गायन का समय मैंने बताया ना, गायन का समय 52 सेकंड है। अल्प समय में 20 सेकंड में है। अल्प समय में। राष्ट्रगीत का गायन समय क्या है? राष्ट्र गीत
गायन का समय, अवधि। ठीक, जी हाँ, यहाँ पे काफी लोग गलत बता रहे हैं। राष्ट्रगीत के गायन का समय क्या है? ये राष्ट्रगान है 52 सेकंड है, ये है 65 सेकंड, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक ठीक, कह रहे हैं कि इसके पहले एक सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि संविधान के प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस मुकदमे में यह बनाए रखा? यहाँ पे सवाल को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बेरोजगारी का मुकदमा। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ना है और भारतीय संविधान की सीरीज में भी पढ़ना है। इन सभी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पर प्रश्न का होगा उत्तर, अगर हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो 23 मार्च 1947 से 23 मार्च 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहा। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर आगे 21 जून 1948 तक रहा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही और राइट आंसर है। ये दोनों ऐड कर लीजिए अपने आप में। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969, 1956, 1971, 1973। यहाँ पर ध्यान देंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में अर्थात 1969 में हुआ। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, 2 पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजक है, इसमें से कोई नहीं। यहां पर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताइएगा, मैं यहाँ पे व्याख्या करना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। प्रथम 2 स्थितियां जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां 2 पार्टी सिद्धांत है, वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये सभी सीटों का बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? सभी पार्टियों का एक बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत ऐसे देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश के चुनाव के लिए एक सदस्यीय क्षेत्र मानते हैं, जैसे इजराइल की बात कर ले। राष्ट्रपति व संसदीय प्रणाली का संयोजक भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें तो डी होगा, अर्थात इसमें से कोई नहीं। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने डिस्प्ले पर है। कौन निम्नलिखित संविधान में कौन सा एकात्मक लक्षण है? यहाँ पे है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये सभी। तो सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। ठीक, एक बात। दूसरे, किसी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकते हैं, संवैधानिक मशीनरी ठप पड़ गई, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा से, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा सभी टिप्पणियां सही है, अर्थात यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक, यहां पर सभी टिप्पणियां सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? देखिए, संविधान अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे संविधान सभा के विधिवत उद्घाटन की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उस समय अगर हम बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 11 बजे, लेकिन ये किसी तरह से नहीं हो पाती है। फिर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। फिर इसके बाद 13 दिसंबर
1946 को बैठक होती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। और इस दिन कौन सा दिन था, ये भी पूछा है, 13 दिसंबर को कौन सा दिन था, अभी बता सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को? इस दिन शुक्रवार था। कौन सा दिन था इस दिन? शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार था। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा दिन? शुक्रवार के दिन। उस दिन कौन सा था? फ्राइडे था। कौन सा दिन था? फ्राइडे था। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस संविधान मतलब इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को संविधान के एक मार्गदर्शी सिद्धांत और दर्शन दिए। अंततः 22 जनवरी 1947 ने, कब? आगे चलकर 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। पूछा जाता है कि कब इसे 22 जनवरी 1947 को 22/1/1947 को इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, किसी के सवाल कोई हो तो पूछ सकता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करते चलिएगा सभी लोग और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? जवाब सभी लोग दीजिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक सवाल है मेरा कि पार्लियामेंट सुधार अधिनियम किसे कहा जाता है? दूसरा सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना किसे कहा जाता है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक, सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यहां पर। जी, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब थियरी क्लास पढ़ेंगे तो यहां पर हमने इसको काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। भारत शासन अधिनियम को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कोई टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे भारत शासन अधिनियम भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है, अगर जो आज भारत का संवैधानिक ढांचा है ये 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अन्य में आज भारतीय संविधान का 75% हिस्सा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 का ही हिस्सा है। इसमें लिखना चाहे लिख लीजिएगा, संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई, प्रांतीय शासन व्यवस्था की गई, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र, ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोग, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अहम और महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट करके रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? यूएसए संविधान का, सोवियत रूस का संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। जी हां, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, अर्थात सवाल का सही उत्तर होगा डी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। जी हां, शासन की एकात्मक पद्धति, जो कि राज्य, जब भी राज्य शब्द का मतलब होगा राष्ट्र समझिएगा, दृढ़ राज्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। आप लोग की संख्या कम होती रही, बढ़ाइए, आप लोगों को बताइए। अगला है, निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो यहां पर हम बात करें ब्रिटेन का है।
अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी इसका सही जवाब होगा। बाकी का लिखित संविधान है। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिए सभी लोग। अगर हम यहां पे बात करें आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। आज की क्लास के शुरुआत में भी हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा है और समझा है। माने जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, ठीक है, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। ठीक है, विधानसभाओं द्वारा क्या थे? निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा दिसंबर 1946 में गठित की गई, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया, 392 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 93 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिस प्रकार 389। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। 296, 313, 318, 319। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा 296। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए? 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। बताइए कहां से लिए गए? देखिए, भारतीय संवैधानिक स्रोत यहां से है, इस टॉपिक से। यहां पर होगा आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? देखिए, यहां पर उस हिसाब से अगर भारतीय आपातकालीन उपबंध की बात की जाए तो यहां पर प्रश्न का विकल्प आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बताइए सभी लोग, आपात उपबंध कहां से लिया गया है? बताइए बराबर कमेंट करके। जी हाँ, जर्मनी के वीमर संविधान से। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें भी इसका जिक्र था, माने भारत संविधान अधिनियम 1935 में भी आपात उपबंध का जिक्र था। और यहां से जर्मनी के संविधान से लेकर यहां पर होता जर्मनी, तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाते? जर्मनी। ठीक है, हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जी हाँ, 1922, 1923, 1921, 1920। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बता सकता है कोई? फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट 4 सालों के लिए थे, 1921 से लेकर 25 तक। ठीक है, 1921 से लेकर 1925 तक। दूसरे कौन थे? स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद दूसरे कौन थे? द्वितीय कौन थे आपके? विट्ठल भाई पटेल। ये कब से कब तक थे? 24 अगस्त से, अगर यूं कह सकते हैं 1925 से लेकर 1930 तक। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं आपके साथ। भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, ये घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन।
तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर बनाई गई थी। संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए किया गया था। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नामक पद का सुझाव दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बताइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया गया 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 का शासन अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसे और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। जैसे 1909 के बारे में मैंने बताया। अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान निर्माण से लेकर संविधान बनने तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, और कब से लेकर 11 दिसंबर 1946 से लेकर कब तक? 24 जनवरी 1950। माने संविधान के लागू होने तक ये भारतीय संविधान के अध्यक्ष रहे। दूसरी बात यहां पे जानने योग्य बात यह है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक, अगला है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पे फिर से सही आपका जवाब हो गया। ठीक, अगला है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा की ओतप्रोत है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ठीक, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पे देख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, स्वतंत्रता होगा, पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। मतलब यहां पर 1 2 3 4 सही है। माने भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो बंधुत्व माने भाईचारा। यहां देखिए, बंधुत्व की बात किया जाता है। भाईचारा का मतलब क्या है? बंधुत्व की बात किया जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा वर्ताव, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवादिता। उदारवाद, अगर स्वतंत्रवाद की बात की जाए, इसे हम उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं उदारवाद। ठीक, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। लिबरेजम, ठीक है, इसका मतलब यह है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें, जहां पर सभी क्लास की वीडियो लिंक आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। और समय से आप लोग क्लास में जुड़ा करिए और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, अपने 10-10 साथियों को बता के रखिएगा इन सभी क्लासों के बारे में, क्योंकि अब की बार हर हाल में एक सीट हमार।
जी हां, यहां पर इस प्रश्न की हम बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, न्याय की बात की गई, राजनीतिक न्याय की बात की गई, आर्थिक, सामाजिक, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ आपके साथ। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में, फिर क्या रहा कि भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 3 में। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंद्रह लोकतंत्र, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्वता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। ये आपको पूरा याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात यहां पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक सत्ता प्रभुत्व समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी जाएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए, अगर देखें संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है, लेकिन मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पद निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ध्यान दीजिए कौन कौन शब्द नहीं थे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। समाजवादी पहला शब्द, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द अखंडता। ये शब्द नहीं थे, इसे जोड़ा गया 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। यह परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। सर्वसत्ताधारी माने प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष माने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। आपने भी अगर इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो सही है, क्योंकि सर्वसत्ताधारी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा यहां पे। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। समाजवादी जो गणराज्य एक ही दिया, ये गलत है। अगला है आपके सामने, संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो अभी मैंने बताया कि समाजवादी, इसे 1976 में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सर्वसत्ताधारी मतलब है सार्वेंटी, सार्वेंटी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रभुत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसे कहा जाता है, उसका मतलब होता है सर्वसत्ताधारी। जी हाँ। अगला है लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और ऑनलाइन क्लास नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। इसकी थियरी की क्लास, इसके नोट्स, सब कुछ आपको घर बैठे मिल जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप करिएगा, जनपद जौनपुर में संपर्क करिएगा। मेरी क्लास हमेशा आपको सदैव निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध होती रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से अगर आप देखें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट करिएगा आप लोग और जवाब दीजिएगा।
जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि के शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो आप सभी साथियों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है, बी इसका सही और राइट आंसर है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, सर जी हमारे कमेंट का उत्तर क्यों नहीं दे? सबके कमेंट का उत्तर मिलता है, ऐसा नहीं किसी कमेंट का उत्तर नहीं मिलता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने, समय समय पर परिवर्तित करने का भी अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर हुआ था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकमत की शक्ति का भी सार्थक होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डेली क्लास में जुड़े रहिएगा और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर रखिएगा और फेसबुक पर भी ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करेगा, इंस्टाग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, मेरी आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरी भी आईडी है। और वैसे आपकी मर्जी, मैं निःशुल्क आपको इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एज ए गेस्ट के रूप में मैं आपको पढ़ाता हूं, आगे भी पढ़ाता रहूंगा जब तक मुझे समय मिलता रहेगा। थैंक यू आप सभी का। शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी का जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जाते जाते एक सवाल आपसे, जी हां अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें तो मैं जरूर पूछूंगा कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार